झट से बहुत कुछ सीखना है, TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। सर, आप एक कैंसर सर्जन हो, मतलब जो लेट स्टेजेस ऑफ कैंसर होते हैं, कभी कभी ट्यूमर्स बहुत बड़े बन जाते हैं आपके बॉडी के अंदर। तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप एक कैंसर सर्जन होने के नाते उन ट्यूमर्स को निकालते हो बॉडी से, करेक्ट? मुझे ये बताओ कि आपके पूरे सर्जरी के करियर में सबसे मुश्किल ऑपरेशन क्या था? मतलब जहां आपको भी लगा कि यार ये क्या है, सबसे चैलेंजिंग ऑपरेशन क्या था? वैसे तो काफ़ी थे, लेकिन एक मैं कभी भूल नहीं सकता। एक 18 साल का लड़का था और उसको एक बड़ा ट्यूमर था चेस्ट में। कितना बड़ा था? करीबन 20 सेंटीमीटर का था। 20 सेंटीमीटर का, यानी फुटबॉल के जितना। आप फुटबॉल खेलते हो इसलिए बोल रहा। तो उसका इसके साइज का ट्यूमर था और सब टेस्ट में बताया गया था कि ये ट्यूमर जो है वो हार्ट के बाजू से आ रहा है और निकालना मोस्ट इम्पॉसिबल है। पर एक मिनट सर, चेस्ट में कैसे बना? तो उसमें एक टाइप का नर्व्स रहता है पीछे से, और वो नर्व्स जो रहते हैं ना, अपनी नसें बोलते हैं कि नसों से अपनी हाथ धुलते हैं। तो ये नसें रहती है जो अपनी बैक से यानी स्पाइनल कॉर्ड से बाहर आती है। तो वो नसों से वो ग्रो हुआ था। तो इसको बोलते हैं नसों का ट्यूमर, मीनिंग इंग्लिश में इसको बोलते हैं श्वानोमा या न्यूरोब्लास्टोमा, व्हाटएवर। तो हम लोग ने पहले सोचा नहीं था, हमको लगा हार्ट से करीब है, सब जगह है, तो सब लोग ने बोला ट्राई करते हैं, हम लोग ने भी बोला। तो मैंने जैसे उनका अंदर दूरबीन डाला, हम दूरबीन से करते हैं ये ऑपरेशन है, ये जो अंदर छेद करके कैमरा डाले जाते हैं, काट के नहीं करते। तो एक ज़माना था कि हम लोग छाती काट के खोल के करते थे। अभी ये सब कैंसर की ऑपरेशन दूरबीन से होती है, छोटी छोटी छेदों में से होती है। और जैसे आपके कैमरा है तो 40 गुना ज़्यादा दिखता है उसमें, जो अपनी आंखों को भी नहीं दिखता है वो 40 गुना ज़्यादा वो कैमरा से दिखता है। आप डिस्कवरी के चैनल के जब देखते हैं मूवीज़, कैसे छोटी छोटी बातें दिखती है। तो हमने अंदर डाला, तो हमारी सरप्राइज ऐसी थी कि वो जो ट्यूमर था वो नसों से आ रहा था पीछे से, और वो इतना इजीली निकलने वाला था। जैसे हम निकालने की कोशिश करें तो वहाँ से एक जो खून की मेन नली आती है जिसको बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा, उसके ऊपर चिपका हुआ था। अभी कैसा है कि सर्जरी में ना आप इतने आगे बढ़ गए थे कि 80% निकल गया था, लेकिन 20% रह गया था। मतलब निकल गया था एज एन आप सब जगह से छूट गया था। हाँ, सब जगह से छूट गया था, सिर्फ 20% रह गया था। बट यहाँ पे ना सर्जन का ईगो बीच में आता है। अरे 80% तो निकल गया, 20% के लिए क्या है, करते हैं कोशिश। हम करते रहे 3-4 घंटे करते रहे। फाइनली उधर जो मेन अपनी जो खून लेके आके वाली नस है वहाँ पे थोड़ा सा छेद हो गया, और वो छेद होने के बाद में हमको लगा अभी कैसे चेंज करें, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे कार्डियक सर्जन तो नहीं आ सकता। लेकिन भगवान की इच्छा थी, हमने उसको क्लैम्प किया, सूचर किया। आज बराबर 12 साल हो गए वो बच्चे को। अभी वो 18 साल का था, अभी उसको 2 बच्चे हैं। वो आप परसों ही मेरे को आके मिल के गया। इतना अच्छा लगा कि मेरे को इसको देख के लगा था कि ये जिया कि नहीं मरेगा, ऑपरेशन टेबल पे मरेगा, ऐसे हमको लग रहा था। लेकिन जिया भी और अच्छी तरह से जी भी रहा है। तो ये केस मैं कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि 18 साल था, आगे उसकी लाइफ बहुत थी। मेरे हाथ में उसने पूरा विश्वास से मेरे ऊपर ये कैंसर का ऑपरेशन करो ऐसे बोला था, और कुछ हो जाता तो क्या होता। तो ये सोचने के टाइम ये कभी कभी ना आपको सोचना चाहिए कि ये आपके स्किल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ऊपर कोई है जो हर टाइम आपको मदद करना चाहता है। बस 30 सेकंड उसकी याद करो, हो जाता है। सर्जरी में भगवान का रोल रहता है? हाँ, मेरा तो हर टाइम कहना है, और मेरे रेसिडेंट्स को भी बोलता हूँ कि सर्जरी में आप अकेले कभी भी नहीं हो। जब भी मुश्किल आए 5 सेकंड भगवान की याद करो, अपने आप मार्ग खुल जाता है। और ये मेरे साथ 1-2 बार नहीं, 50-60 बार हुआ है। तो है, समथिंग इज देयर, यूनिवर्स में है, और वो बिलीव करना चाहिए। सर, थोड़ा अजीब सवाल है पर मैं जस्ट जानने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने कहा कि आप लैप्रोस्कोपी के थ्रू करते हो, मतलब छोटे छेद हाँ, से छोटे आप छेद से, ऑपरेशन करते हो। करेक्ट। पर इतना बड़ा ट्यूमर छोटे छेद से निकलता कैसे है? हाँ, ये बड़ा अच्छा है आंसर है। आपको अगर सेव दिया जाए, यानी एप्पल, और सेव को आपको मैंने बोला कि ये सेव को एक लाइन में करो, तो आप क्या करोगे? तो सेव को स्पाइरली काटोगे। उफ। तो ये जो इतना बड़ा ट्यूमर है, आपके हाथ में शॉपिंग बैग है, तो शॉपिंग बैग जैसी बैग अपने मेडिसिन में अवेलेबल है जो अंदर डाली जाती है। उसके अंदर वो ट्यूमर डाला जाता है, यानी कि जब हम काटेंगे तो आजू बाजू में नहीं फैलना चाहिए। आप पीसते हो ट्यूमर को? हाँ, पीसते, सॉसेजेस बोलते हैं ना, उस टाइप के पूरे
ऐसे ऐसे करके उसके पीसेस आते हैं। सो ये टेक्नोलॉजी इतनी आगे गई है कि कभी सोचा भी नहीं था कि 22 सेंटीमीटर का ट्यूमर 1 या 1.5 सेंटीमीटर के इससे पूरा निकलेगा। तो ये अमेजिंग टेक्नोलॉजी है। तो बेसिकली इस वाले सर्जरी में उनके दिल की एक आर्टरी नहीं, वेन ऑलमोस्ट कट गई थी और उसको आपने बंद कर वो भी हमने दूरबीन से किया, कभी सोचा ही नहीं था। और आपको आश्चर्य होगा कि ये हमने जो पब्लिश किया तो ये दुनिया का पहला जो मेन वेन का टेयर था वो दूरबीन से रिपेयर किया हुआ पहला केस था। बट उस टाइम सोचा नहीं था कि हम पहली कर रहे हैं या दूसरी कर रहे हैं। उस टाइम नेसेसिटी इज अ मदर ऑफ इन्वेंशन जैसे उस टाइम हो गया, तो करने के लिए क्या करना चाहिए तो कर दिया। बट वो सोच के नहीं किया कि ये बहुत दुनिया का बड़ा और इतना फर्स्ट हम ऑपरेशन कर रहे हैं, हो गया। एक थोड़ा सा फिर से बेसिक सा सवाल है, पर ये मैं बस जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे हमेशा लगा कि मान लो अगर टेस्टिस में ट्यूमर हुआ है या जैसे आपने कहा कि चेस्ट में ट्यूमर हुआ है, तो हमेशा मुझे ये लगता था कि अगर चेस्ट में ट्यूमर हुआ होगा तो एक कार्डियक सर्जन ही सर्जरी करेगा, या अगर मान लो किडनी में हुआ है तो एक वो नेफ्रो सर्जन करेक्ट, यूरोलॉजिस्ट करेगा। पर फिर एक ऑन्कोलॉजिस्ट अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे कैसे करते हैं? मतलब और मतलब ऑन्कोलॉजिस्ट की प्रोफेशन एग्जिस्ट क्यों करती है? आप मेरा सवाल समझ गए। ये मैं रिस्पेक्ट के साथ कह रहा हूँ, ऐसे नहीं कह रहा हूँ। नहीं, ऐसा है कि दुनिया में 5-6 देश ही है जी। एक अपना देश है, एक ब्राज़ील है, एक ऑस्ट्रेलिया है और 2-3 साउथ अमेरिकन देश हैं। यहाँ पे सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट करके उसका नाम दिया जाता है। यानी आपका बेसिक पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद आपको 3-3.5 साल ऐसे इंस्टीट्यूट में काम करना है जो ऊपर से नीचे सिर्फ कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। सो मुंह का कैंसर का ट्रीटमेंट या थायराइड का कैंसर या गुदद्वारे द्वारे का यानी संडास की जगह का कैंसर, किडनी का कैंसर। सो ये जो ट्रेनिंग है ये टाटा कैंसर हॉस्पिटल में होता है, या अपने यहाँ पे अभी करीबन 40 ऐसे इंस्टीट्यूट्स है इंडिया में जहाँ पे इसका ट्रेनिंग होता है। इसको डिग्री मिलता है MCH और इनको बोला जाता है सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। तो जैसे है कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है वो लाइसेंस कि आप ऊपर से नीचे तक कोई भी कैंसर ट्रीट करो एक्सेप्ट ब्रेन ट्यूमर छोड़ के बाकी सब ट्यूमर्स हम करते हैं। और हार्ट का ट्यूमर जो है वो सिर्फ कार्डियक सर्जन करते हैं, लेकिन बाकी सबका ट्रेनिंग इस 3-4 सालों में किया जाता है। सो हम लोग ऊपर से नीचे तक सब टाइप के कैंसर का ऑपरेशन का ट्रेनिंग है हमारे पास। क्रिकेट देखते हो आप? हाँ बिल्कुल। ओके, तो मान लो लास्ट ओवर है मैच का और बैट्समैन को 16 रन चाहिए जीतने के लिए, तो वो थोड़े से टेंशन के साथ बैटिंग करते हैं, मतलब कभी भी जीते कभी भी हारते हैं, बट एक वो टेंस फीलिंग रहती है। बराबर। जब आप एज अ व्यूअर देख रहे हो आपको भी टेंशन फील होती है, ठीक है, चाहे आप बॉलिंग टीम को सपोर्ट कर रहे हो या बैटिंग टीम को। आई पर्सनली फील कि शायद सर्जरी के पहले भी ऐसी टेंस सिचुएशंस होंगी। हर सर्जरी के पहले ऐसी टेंशन होती है कि 16 रन चाहिए ये ओवर से, वो वाली वाइब होती है, या मतलब आपने इतनी सारी सर्जरीज कर ली है कि आप अभी धोनी बन चुके हो? नहीं, ऐसा नहीं है। हर सर्जरी के लिए मेरा खुद का कहना सबको रहता है और मेरे साथ अभी करीबन 200 डॉक्टर्स का ट्रेनिंग हो चुका है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हूँ। मैं हर एक को यही बोलता हूँ कि ये आपका आखिरी सर्जरी ऐसा समझ के काम करो। जब आप ये आपकी आखिरी सर्जरी ऐसे करके काम करोगे ना तो हर सर्जरी अच्छी होगी। कॉम्प्लिसेंसी नहीं चाहिए। हर एक को रोज, अगर किसी को ब्रेस्ट का यानी स्तन का कैंसर है, मेरे लिए तो रोज का काम है, उसके लिए ज़िंदगी में पहली बार आ रहा है, तो वैसा ही सपोर्ट देना चाहिए। सर्जरी तो हर एक करता है, लेकिन सर्जरी के बाद साइकोलॉजिकल सपोर्ट और उसी प्रिसीजन से, उतनी ही एक्साइटमेंट से, जैसे कि मेरी पहली सर्जरी है जो कि एक्साइटमेंट है, वो हर सर्जरी में होना चाहिए। तो डर नहीं लगता, लेकिन सर्जरी का हमको खुशी मिलनी चाहिए कि ये अपने आप के लिए काम करे, कि इतना अच्छा काम करे। ये गोल्फ के जैसा है, आप खेलो अपने अगेंस्ट ही खेलो, आपका हैंडीकैप कम करते जाओ। आपका कॉम्पिटिटर कोई नहीं है, आपके कॉम्पिटिटर खुद हो। तो मेरे को तो रोज सर्जरी करते टाइम एक्साइटमेंट होता ही है, लेकिन डर कभी नहीं लगता, क्योंकि टॉप टू बॉटम फ्रॉम पॉलिटिशियंस से लेके इंटरनेशनल सर्जन्स पे मैंने काम किया है, ऑपरेशंस किए हैं। मेरे को डर कभी नहीं लगता। एक बार अंदर कुछ घुसेट दिया तो अंदर के ऑर्गन तो नॉर्मल हम आदमी के जैसे ही दिखते हैं ना, तो पॉलिटिशियन है तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमने को क्या फ़र्क पड़ता है। वो प्रेशर लेना नहीं लेना आपके ऊपर है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि इतना टेंशन से काम करेंगे तो मिस्टेक होएगा। तो बस अंदर गए, भूल जाते हैं सब। हाँ, किसी के साथ झगड़ा हुआ है, बीवी के साथ झगड़ा हुआ है, वो सब भूलना चाहिए। उधर जाके आराम से अपना जॉब क्या है, फोकस क्या है, ये इसका पहली बार है, उसकी पहली बार है, इतनी अच्छी तरह से काम करो कि फाइनली आपको सेटिस्फेक्शन मिले।
जैसे मीडिया दुनिया में ना, जब हम राइटिंग स्टार्ट करते हैं या मतलब जब हम शूट भी कर रहे हैं, हम एक फ्लो स्टेट में होते हैं, बराबर। बस यही है, और किसी चीज के बारे में सोच रहे नहीं। आई एम अज्यूमिंग सर्जरी के टाइम भी आप ऐसा ही एक है, फ्लो स्टेट हो जाते हैं। ऐसा ही होता है। हमारा ब्रीद वाक्य अभी ये इंग्लिश में बोलना चाहता हूँ कि सर्जरी टेक्स प्लेस इन द माइंड फर्स्ट एंड इट इज ओनली एग्जीक्यूटेड ऑन द टेबल। यानी मन में सर्जरी के पूरे स्टेप्स शुरू करने के पहले ही होने चाहिए। सोचना नहीं चाहिए कि अभी नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करूँ। ये अगर कर रहे हो ना तो सही नहीं कर रहे हो। क्रिएटिविटी होती है सर्जरी बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत ज़्यादा। बिकॉज क्या है ना, बॉडी एक ऑर्गन जो है अपना, बॉडी जो शरीर है, ये मिरेकल है। अपने को लगता है कि ये एकदम इजी होएगा, वो डिफिकल्ट जाता है, और अपने को लगता है जो बहुत डिफिकल्ट है वो इजी जाता है। सो प्रिडिक्टेबिलिटी ये आता नहीं है, और एक्सपीरियंस की वजह से ये सब चीज़ें अपने को मिल जाती है। लेकिन एक्सपीरियंस आने के लिए कई बार खड्डे में भी जाना पड़ता है, और खड्डे में जाके वापस उठना पड़ता है। हर बार आपका 100% रिजल्ट तो आता नहीं, ह्यूमन बीइंग है, कॉम्प्लिकेशन होते रहते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ। सो इससे हम सीखते हैं और होते रहता है। लेकिन प्रेडिक्टेबिलिटी में बहुत डिफरेंस है, हर एक का बॉडी अलग है। तो सर्जरी में स्किल क्या होती है? जैसे आई डोंट नो हाउ टू एक्सपैंड दैट क्वेश्चन, पर मतलब स्पीड होती है स्किल कि आप कितनी झट से कर रहे हो, या नीटनेस होती है स्किल? नहीं, स्पीड नहीं। स्पीड इज द लास्ट थिंग इन सर्जरी। नीटनेस एंड प्रिसीजन। कि प्रिसीजन क्या है कि अगर आपको इतना माइंड सेट होना चाहिए कि दर्जी जैसे 1 सेंटीमीटर काटता है तो 1 ही सेंटीमीटर काटना चाहिए, और वो भी एक लाइन में, जिगजैग नहीं। इतना प्रिसीजन होना चाहिए, और ये प्रिसीजन आने के लिए काफ़ी कुछ ट्रेनिंग का पोर्शन है। सो प्रिसीजन एंड फिनेस विथ व्हाट इट इज़ डन। कि दर्जी कैसा सीता है, तो दर्जी सीने के टाइम आगे वाले आदमी को लगना चाहिए ये तो मैं कल करूं। जब आपकी सर्जरी देखते हुए किसी को लगता है अरे ये तो इतना इजी है, ये सही सर्जरी है। आपकी सर्जरी को देख के लगेगा हे राम, क्या ऐसा तो मैं कभी जिंदगी में ये सर्जरी नहीं करूं, तो ये बुरी सर्जरी है। तो स्किल इज अबाउट प्रिसीजन, मेकिंग इट स्मूथ। एकदम स्मूथली होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। स्पीड हमारी ये ऑपरेशन थिएटर में आपको ये कभी वॉच नहीं रखा है। डोंट रेस अगेंस्ट द टाइम, नॉट वर्थ इट। ह्यूमन बॉडी है, ओके, नॉट रेसिंग अगेंस्ट द टाइम। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे ये वाली प्लेलिस्ट में। सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट देखिए, सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए। हैप्पीनेस थ्रू क्यूरियोसिटी ऑन द रणवीर शो।